सॉरी, एक छोटा सा डिस्टरबेंस आ गया था, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो न्यूटन साहब ने एक थ्योरी दी, न्यूटन्स कॉस्पोस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कौन से ईयर में दिया? 1675 में। न्यूटन साहब का कहना है कि एवरी लाइट सोर्स, इनका पॉइंट्स है, एवरी लाइट सोर्स, जो भी लाइट सोर्स है, एवरी लाइट सोर्स emit a particle called corpuscular, called corpuscles। ठीक है, न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट एक पार्टिकल इमिट करता है। कोई भी लाइट सोर्स है, बल्ब है, सन है, ट्यूबलाइट है, कोई भी लाइट सोर्स, वो क्या निकालता है अपने से अंदर से? कॉस्पर्सिकल्स। कॉस्पर्सिकल क्या होते हैं? बहुत ही छोटे, टीनी, रिजिड, मासलेस। कॉस्पर्सिकल्स को इन्होंने बताया कि एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि रिजिड है, मासलेस है और इलास्टिक। कॉस्पर्सिकल्स का अगर आपको बिहेवियर पूछा जाएगा कि न्यूटन साहब ने कॉस्पर्सिकल्स को कैसे डिफाइन किया, तो कॉस्पर्सिकल क्या है? एक टीनी पार्टिकल है, रिजिड पार्टिकल है, उसका मास नहीं है और इलास्टिक इन नेचर है। ठीक है, समझ में आया? न्यूटन साहब ने कहा कि ये कोई, मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट, ये बल्ब है, ठीक है, ये कोई बल्ब है, बल्ब में से लाइट निकल रहा है, तो ये लाइट जो है ये कॉस्पर्सिकल्स के रूप में निकलेगा। लाइट किस रूप में निकलेगा? कॉर्पस्कल्स के रूप में निकलेगा, एक छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में आएगा। और वो पार्टिकल कैसा होगा? टीनी होगा, छोटा होगा, रिजिड होगा, मासलेस, जिसका कोई मास नहीं होगा, और वो इलास्टिक इन नेचर होगा। समझ में आया? पहला पॉइंट है न्यूटन कॉस्पोस्कुलर थ्योरी का, समझ में आ रहा होगा। दूसरा कहता है ये जो कॉस्पर्सिकल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। ये न्यूटन साहब का कहना है, मेरा नहीं। डिफरेंट शेप एंड साइज के होंगे। हर कॉस्पर्सिकल एक दूसरे से अलग अलग शेप और साइज का होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि कॉस्पर्सिकल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कॉर्पस्कल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। उन्होंने कहा कि कॉस्पर्सिकल्स कैसे ट्रेवल करते हैं? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि जब कॉस्पर्सिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो लाइट भी करेगा। तो यहां से रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन प्रूव होता है। क्या प्रूफ होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट प्रूफ होता है यहां से कि हाँ लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों चलता है। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में इसलिए चलता है कि लाइट एक पार्टिकल इमिट करता है कॉस्पर्सिकल्स, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है तो लाइट भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा। फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा कॉर्पस्कल्स ट्रेवल विथ different speed in different medium। different speed in different medium मतलब ये जो कॉस्पर्सिकल्स है इसका स्पीड वाटर में कुछ और होगा, एयर में कुछ और होगा, ग्लास में कुछ और होगा, केरोसिन ऑयल में कुछ और होगा। मतलब हर मीडियम में ये जो कॉस्पर्सिकल्स निकल रहे हैं इसका स्पीड अलग अलग होगा। कॉस्पर्सिकल ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। हर मीडियम में इसका अपना अपना स्पीड होगा। यहां से यह साबित होता है कि लाइट की स्पीड भी हर मीडियम में अलग अलग होगी। लाइट की एयर की स्पीड अलग होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही स्पीड वाटर में अलग हो जाएगी, वही स्पीड ग्लास में और अलग हो जाएगी। तो यहां से जब कॉस्पर्सिकल्स का ही स्पीड हर मीडियम में अलग अलग है, ठीक है, जब कॉस्पर्सिकल्स का स्पीड ही हर मीडियम में अलग अलग है तो लाइट का स्पीड तो होगा ही अलग अलग। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे।
ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, different color of light has different shape and size of corpuscles। अब देखो लाइट के पास 7 कलर है, विबग्योर है। देखो ध्यान से, लाइट के पास कौन सा कलर है? विबग्योर। वायलेट का कॉर्पस्कल का शेप और साइज अलग होगा, इंडिगो का शेप और साइज अलग होगा, रेड का अलग। हर कलर का, जितने कलर है लाइट के अंदर, हर कलर का जो कॉर्पस्कल्स होगा वो डिफरेंट शेप एंड साइज के, ठीक है। ये 5 पॉइंट न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में कहा गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। यही है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो कि 1675 में कहा गया था। क्या बोला न्यूटन साहब ने? एवरी लाइट सोर्स इमिट अ पार्टिकल। एक पार्टिकल इमिट करता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। कॉर्पस्कल्स कैसे होते हैं? टीनी होते हैं, रिजिड होते हैं, मासलेस होते हैं और इलास्टिक नेचर के होते हैं। अच्छा जी, हर कॉर्पस्कल डिफरेंट शेप और साइज का होगा। कॉर्पस्कल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जो भी कॉर्पस्कल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगला है कॉर्पस्कल ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। कहता है कॉर्पस्कल हर मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैज डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल। जितने भी कलर लाइट के अंदर हैं, 7 कलर है, विबग्योर है, 7 कलर है, हर 7 कलर का अपना अपना डिफरेंट शेप एंड साइज के कॉर्पस्कल्स होते हैं। वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट, देखो आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए कि ये थ्योरी सत्य नहीं है, ठीक है। ये थ्योरी फेल कर गई, आगे चल के ये थ्योरी फेल हो जाएगी। ये थ्योरी 1675 में दिया गया, लेकिन 1675 से 1850 तक चला, माना लोगों ने, सत्य माना इस थ्योरी को। कब से कब तक? 1675 में न्यूटन ने दिया और ये 1850 तक चला। मतलब इतने ड्यूरेशन तक लोगों ने न्यूटन की बात को माना कि न्यूटन साहब ने जो कहा है वो सत्य ही कहा है। क्यों माना? ये बात याद रखना कि न्यूटन अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। सर आइजैक न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मजाक नहीं है ये। दुनिया में इनके जैसा साइंटिस्ट ही पैदा नहीं हुआ आज तक। लोग कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन भी नहीं, कुछ नहीं है अल्बर्ट। नॉर्मल लोग अगर ब्रेन का 60% यूज करते हैं तो न्यूटन 80% यूज करता था। ऐसा था, बहुत भयानक यूज करता था ब्रेन का न्यूटन। अरे मामूली बात है, इंटीग्रेशन पूरी कैलकुलस लिखी है न्यूटन ने, पूरी कैलकुलस, वो भी 30 साल की उम्र में, ठीक है। पूरी कैलकुलस लिखना आसान बात नहीं है। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले लिखे और वो सत्य साबित होते हैं। ग्रेविटेशन दिया, वो सत्य साबित है, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन दिया, वो सत्य साबित, सब चीज सत्य है बाबू। न्यूटन बहुत बड़ा नाम था अपने जमाने में। न्यूटन साहब ने जो बोल दिया वो सत्य ही माना जाता था। इसीलिए इस थ्योरी को 1675 में न्यूटन ने प्रपोज किया और लोगों ने सत्य माना। कब तक? 1850 तक, ठीक है। इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए इस थ्योरी को सत्य माना गया, जबकि यह थ्योरी गलत है, फॉल्स है। हाँ, कहीं कहीं अचीवमेंट है, जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ये प्रूव करती है कि कॉर्पस्कल जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे तो लाइट भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, और जानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट कहता है, और क्या प्रूव किया? कॉर्पस्कल ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। कहता है कॉर्पस्कल का स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होगा, तो लाइट का स्पीड भी हर मीडियम में अलग अलग होना चाहिए, और जो कि है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि कॉर्पस्कल ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम बोला गया। न्यूटन साहब ने कहा कि जो रेयरर मीडियम का स्पीड होगा वो ज्यादा होगा डेंसर मीडियम से। ये चीज ये बोला उन्होंने कि रेयरर मीडियम का स्पीड जो होगा वो ज्यादा होगा डेंसर मीडियम से, जो कि क्या है आज के डेट में रॉन्ग है। देखो ये बात सत्य है, कॉर्पस्कल ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। उन्होंने इस चीज से लाइट के डिफरेंट स्पीड डिफरेंट मीडियम को प्रूव किया, लेकिन उन्होंने लास्ट में गलत क्या बोली कि रेयरर मीडियम में कॉर्पस्कल स्पीड ज्यादा होगा और डेंसर में कम होगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज? तो ये चीज है।
कॉस्पोस्कल ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम हो गया। नेक्स्ट ये थे थोड़े से न्यूटन्स कॉस्पोस्कुलर थ्योरी के बारे में। अच्छा, इस थ्योरी के बारे में मिटा दूं मैं, नोट डाउन कर लिया होगा। इस थ्योरी के कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या प्रूफ किया, क्या क्या प्रूफ किया इन्होंने, और क्या फेल किया, कहां पे फेल हो गई है वो भी देखते हैं। देखो मैं पहले बता रहा हूं, न्यूटन साहब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, वो जो बोल देते थे वो सत्य ही होता था, लोग सत्य मानते थे। तभी तो देखा 1675 से 1850 तक सत्य माना इस थ्योरी, इसका कोई काट नहीं आया, ठीक है। तभी लोग धीरे धीरे पता चला कि लाइट पार्टिकल ऐसे कॉस्पोस्कल की तरह बिहेव नहीं करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। तब जाके वेव थ्योरी ऑफ लाइट आई, ईएमवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अचीवमेंट्स क्या क्या है। अगर इस थ्योरी के बारे में अचीवमेंट देखा जाए तो ये थ्योरी प्रूव करती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को। किसको प्रूव करती है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, प्रोपगेशन, ठीक है। स्पेलिंग देखते हैं, मैं अपना किताब से स्पेलिंग मिलाते रहना, बुक से, ठीक है। दूसरा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करती है। किसको प्रूफ करती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करती है कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो हाँ होती है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है न्यूटन कॉस्पोस्कुलर थ्योरी का। क्यों, कैसे प्रूफ किया उन्होंने? क्योंकि कॉस्पोस्कुलर कैसा है? इलास्टिक इन नेचर है, तो इलास्टिक कोलिजन से किया उन्होंने। कैसा प्रूफ किया? इलास्टिक कोलिजन। मान लो ये कोई सरफेस है, यहां से लाइट आई मतलब कॉस्पोस्कुलर आया, इलास्टिक कोलिजन हुआ और ये इधर घूम गया। कौन सा कोलिजन हुआ? इलास्टिक कोलिजन हुआ, ठीक है। और ये लाइट इधर ट्रेवल कर, इधर से ऐसे कॉस्पोस्कुलर आया, कॉस्पोस्कुलर आया, कॉस्पोस्कुलर आया और इलास्टिक कोलिजन करके इधर चला गया, ठीक है। तीसरा चीज उन्होंने प्रूफ की, थर्ड चीज उन्होंने प्रूफ की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये 3 अचीवमेंट है न्यूटन कॉस्पोस्कुलर थ्योरी के, ठीक है। पहला अचीवमेंट क्या था? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन प्रूफ करती हूं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रूफ कर दिया, और तीसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूफ कर दिया। एक चीज ध्यान देना, न्यूटन्स कॉस्पोस्कुलर थ्योरी से क्या प्रूफ हो रहा है? लाइट का पार्टिकल नेचर प्रूफ हो रहा है, वेव नेचर प्रूफ नहीं हो रहा। आगे चल के हाइगन्स प्रिंसिपल में हम प्रूफ करेंगे कि लाइट वेव होती है, ठीक है। और हाइगन्स प्रिंसिपल से हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये अचीवमेंट थे, नोट डाउन करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक, अब इसके फेलियर को देखते हैं, कहां फेल कर गई है। इसके फेलियर देखो, न्यूटन्स कॉस्पोस्कुलर थ्योरी का फेलियर कहां कहां है, कहां न्यूटन साहब गलत साबित हो गए भाई। देखो, इनको गलत मत बोलो। जो इंसान 30 साल की उम्र में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख दिया, पूरा कैलकुलस लिख दिया, वो समझ जाओ सारे फॉर्मूले सत्य हैं, सारे फॉर्मूले ट्रू हैं, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले सत्य हैं भाई साहब। और आसान काम नहीं, इंटीग्रेशन के कितने फॉर्मूले और सब सही है, ठीक है। अब वैसे इंसान है, गलत तो हो ही सकते हैं कहीं ना कहीं। आओ देखते हैं फेलियर कहां कहां था। पहला, इन्होंने लाइट का डिफ्रैक्शन प्रूफ नहीं किया। क्या प्रूफ नहीं किया? डिफ्रैक्शन नेचर क्यों होता है लाइट का, वो प्रूफ नहीं किया। दूसरा, इंटरफेरेंस प्रूफ नहीं किया, इंटरफेरेंस प्रूफ नहीं किया। देखो, इंटरफेरेंस से प्रूफ होता है कि लाइट एक वेव है, वेव इज इक्वल टू लाइट, क्योंकि वेव भी इंटरफेरेंस शो करता है और लाइट भी इंटरफेरेंस शो करता है। देखो, इंटरफेरेंस और वेव पढ़ना था 11th में, इंटरफेरेंस ऑफ वेव नाम का टॉपिक 11th में पढ़ना था। तो एक जो वेव है वो भी इंटरफेरेंस शो करता है और लाइट भी इंटरफेरेंस शो करता है। तो वेव नेचर, लाइट के पास कैसा नेचर हो गया वेव? अरे यार, लाइट वेव की तरह बिहेव नहीं किया। इंटरफेरेंस एक ऐसा फेनोमेना है कि जो वेव शो करता है और लाइट भी इंटरफेरेंस शो करता है, तो वेव, लाइट के पास वेव नेचर है। ये फेलियर है, ये चीज न्यूटन कॉस्पोस्कुलर थ्योरी नहीं बताती है। थर्ड, पोलराइजेशन प्रूफ नहीं किया। खैर, पोलराइजेशन तो बहुत बाद में प्रूफ हुआ, बहुत बाद में प्रूफ हुआ कि लाइट पोलराइजेशन भी शो करता है, बहुत बाद में प्रूफ हुआ, ठीक है। एकदम लास्ट में प्रूफ हुआ कि लाइट पोलराइजेशन भी शो करती है। नेक्स्ट, आइए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिएगा। डिफ्रैक्शन, हाँ, इंटरफेरेंस हम कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से,
पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे, उससे इंटरफेरेंस समझ, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट में आइए अब आगे बढ़े। न्यूटन कॉस्मोस्कुलर थ्योरी समझ में आ गई क्या थी, न्यूटन साहब ने क्या बोला, कहां वो अचीव कर गए, कहां वो सत्य साबित हुआ, कहां फेल कर गया। फेलियर यह है कि डिफ्रैक्शन नहीं बताया उन्होंने, इंटरफेरेंस नहीं बताया उन्होंने, और पोलराइजेशन नहीं बताया। इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जो वेव शो करता है, कोई भी वेव है इस यूनिवर्स में घूमता हुआ वो इंटरफेरेंस फिनोमेना शो करता है, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन शो करता है वैसे वेव इंटरफेरेंस करता है। और बाद में ये पता चला कि लाइट भी इंटरफेरेंस शो करता है, तो जो वेव नेचर है वो लाइट का नेचर है, ठीक है, समझ में आ गया, पोलराइजेशन हो गया। आगे आइए, अब आगे कहानी पढ़ाते हैं न्यूटन कॉस्मोस्कुलर थ्योरी से। न्यूटन कॉस्मोस्कुलर थ्योरी इतने साल तक क्यों चली? नाम के आश्रय में। इतना बड़ा नाम था न्यूटन कि एक गलत थ्योरी को इतना दिनों तक चलाता रहा, एक गलत थ्योरी को इतने दिनों तक चला। क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है उनका, और बहुत जीनियस साइंटिस्ट मानूंगा मैं, बहुत जीनियस साइंटिस्ट मानता हूं मैं न्यूटन साहब को। जो बंदा कैलकुलस लिख सकता है, आसान नहीं है, छोड़ो रहने दो, बार बार बोल रहा हूं मैं, जो बंदा कैलकुलस लिख सकता है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। जिस बंदे ने कैलकुलस लिख दी पूरी वो साधारण नहीं है। आइए आगे, 1850 में एक साइंटिस्ट हुए फॉकॉल्ट करके, क्या स्पेलिंग है भाई? FOCALT। फॉकॉल्ट नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बड़ा होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तब जाके ये थ्योरी रिजेक्टेड हो गई। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ज्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। किसने प्रूफ किया? फॉकॉल्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1850 यहां तक आते आते 1850 तक आते आते न्यूटन की कॉस्मोस्कुलर थ्योरी खत्म मानी गई। इतने दिनों तक मान करके इसको रिजेक्ट कर दिया कि हाँ भाई आप गलत हो गया। इस अब फॉकॉल्ट ने ये साबित किया कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज्यादा होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कम होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया उन्होंने, ठीक। उसके बाद अब देखो न्यूटन साहब के नाम का कितना बड़ा प्रभाव है। 1678 में 1678 में एक डच साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हाइगन्स, HUYGENS, हाइगन। कौन सा साइंटिस्ट है? डच साइंटिस्ट। अरे यार स्पेलिंग देख लेना बच्चों, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। 1678 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हाइगन, कुछ भी पढ़ो कोई फर्क, हम हाइगन ही पढ़ते हैं, हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन एक डच साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये प्रूव किया कि लाइट एक वेव है। आ गया, लाइट इज अ वेव। किसने बताया? हाइगन ने बताया। कब बताया? 1678 में। लेकिन लोगों ने माना नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि 1675 में न्यूटन साहब ने बोल दिया था कि लाइट कॉस्मोस्कुलर थ्योरी पे काम करता है। उन्होंने 1675 में बोला, तो अपने नाम के वजन के अंडर में इनका थ्योरी दब गया था। जब 1850 में उनकी थ्योरी गलत साबित हुई न्यूटन साहब की, तब लोगों ने इस पे ध्यान दिया। देखो इस बंदे के साथ कितना गलत हुआ। इस बंदे के साथ इसने सत्य साबित किया कि लाइट वेव है। कब? 1678 में। लेकिन लोगों ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि न्यूटन साहब का इतना बड़ा नाम था, उनके सामने इनकी ना चली। 1678 में इन्होंने प्रूफ कर दिया था कि लाइट एक वेव है। लेकिन इनसे गलती क्या हुई? इन्होंने बोल दिया कि लाइट एक कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव। बस यही गलती हो गई। चलो कम से कम ये तो बताया लाइट एक वेव है, और आज हम जानते हैं कि लाइट एक वेव है, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, जबकि लाइट कौन सा वेव है असलियत में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात है समझ में? कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्होंने बताया लाइट इज अ वेव। कौन सा वेव? मैकेनिकल। बच्चों मैकेनिकल वेव क्या होता है? which requires a medium to travel.
मैकेनिकल वेव वो होता है जिसको एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए, विच रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब देखो इसका फेलियर का ये कहते हैं, अब इनसे सवाल पूछा गया कि लाइट एक वेव है, मैकेनिकल वेव है, हाँ जी मैकेनिकल वेव है, हाइगन्स साहब ने बोला जिसको एक मीडियम चाहिए चलने के। तो लोगों ने पूछा कि सन से लेकर के अर्थ तक लाइट कैसे चली, जबकि यहाँ तो कोई मीडियम है ही नहीं, यहाँ क्या है हम जानते हैं वैक्यूम है, यहाँ क्या है वैक्यूम है। तो लोगों ने पूछा कि सन से अर्थ तक लाइट कैसे आई, जबकि वहां तो कोई मीडियम ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि सन से अर्थ तक के बीच में एक चीज फैली हुई है जिसका नाम है ईथर। क्या फैला हुआ है? ईथर। इट बिहेव्स लाइक अ मीडियम, इट बिहेव्स लाइक अ मीडियम, ये एक मीडियम की तरह बिहेव करता है। हो गया, उन्होंने ये जवाब दिया। जब लोगों ने पूछा कि सन से अर्थ के बीच में तो वैक्यूम है ही नहीं, तो मैकेनिकल वेव, लाइट अगर मैकेनिकल वेव है तो कैसे ट्रेवल किया? तो उन्होंने बताया कि सन और अर्थ के बीच में, खैर पूरे ब्रह्मांड में क्या फैला हुआ है, एक ईथर नाम का चीज फैला हुआ है जो एक मीडियम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, समझ में आया? ईथर क्या है बच्चों? ईथर उन्होंने बताया, हाइगन साहब ने ईथर बताया एक मीडियम है, इट बिहेव्स लाइक अ मीडियम। कैसा मीडियम? कैसा मीडियम? अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक। कैसा मीडियम है? अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक। कह रहा है कि ये बहुत ही पतला सा मीडियम पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है जिसकी मदद से लाइट ट्रेवल करता है। उन्होंने, हाइगन साहब ने बताया लाइट एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल होने के लिए। तो लोगों ने सवाल उठाया कि सन से अर्थ के बीच में तो वैक्यूम है भाई, तो कैसे लाइट ट्रेवल की? तो उन्होंने कहा कि सन से अर्थ के बीच में एक चीज फैली हुई है जिसका नाम है ईथर। ये ईथर एक मीडियम की तरह बिहेव करता है, और ये कैसा मीडियम है? वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक। किसने बताया? हाइगन साहब ने बताया। समझ में आया? तो यहां से हाइगन साहब के तरफ से आई एक और थ्योरी जिसका नाम है ईथर थ्योरी। आइए, कौन सा थ्योरी? ईथर थ्योरी। हेडिंग लगाएंगे, ईथर थ्योरी बाय हाइगन्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइगन्स प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। हाइगन्स मैकेनिकल वेव बताया उन्होंने। नेक्स्ट हाइगन्स, अब इसके अचीवमेंट्स के बारे में देखते हैं। हाइगन्स साहब के अचीवमेंट हाइगन्स साहब के अचीवमेंट के बारे में देखते हैं कि इनकी थ्योरी क्या क्या बताती है। सबसे पहला रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन प्रूफ किया इन्होंने। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कैसे प्रूफ किया? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इन्होंने कहा वेव है तो वेव तो ऐसे ऐसे चलता है भाई, वेव तो ऐसे ऐसे चलता है, तो कहाँ है रेक्टिलिनियर? ये तो टेढ़ा मेढ़ा चला, कहाँ सीधा लाइन में चल रहा है। तो इन्होंने कहा जो मैकेनिकल वेव लाइट है उसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे बहुत छोटा वेवलेंथ, तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन में ही हो गया। समझ में आया? चलो छोड़ो, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन प्रूफ किया हाइगन ने। ये इसकी जो हाइगन थ्योरी है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बताती है। कैसे बताती है? लाइट एक वेव है, वेव तो ऐसे ऐसे चलता है सांप की तरह, साइनसोइडल चलता है, कॉस की तरह चलेगा या साइन की तरह चलेगा। चलिए, तब इन्होंने बताया कि जो वेवलेंथ है बहुत छोटा, इतना छोटा कि ये स्ट्रेट लाइन लगे, इतना छोटा वेव है कि इसका वेवलेंथ इतना छोटा है कि ये स्ट्रेट लाइन लगे, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये प्रूफ करती है रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पढ़ना है बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ना है कैसे प्रूफ हुआ। रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करती है। अगला टॉपिक इसी पर आएगा, अगला वीडियो इसी पर आएगा, रिफ्लेक्शन, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करेंगे हाइगन प्रिंसिपल से, हाइगन थ्योरी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करेंगे। ठीक है, तीसरा प्रूफ किया इन्होंने रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ किया इन्होंने हाइगन प्रिंसिपल का। ये सारे हाइगन थ्योरी के अचीवमेंट बता। उसके बाद इन्होंने, इसमें हमको प्रूफ करेंगे कल हम, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्नेल लॉ पढ़ रखा है 10th में, 10th में पढ़ रखा है, लेकिन पार्टिकल नेचर से पढ़ा है। यहाँ पर हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ठीक है, ये प्रूफ करेंगे हम लोग। किसकी मदद से प्रूफ करेंगे? तो हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से प्रूफ करेंगे। ये सारे अचीवमेंट गिना रहा हूं मैं हाइगन्स प्रिंसिपल के, हाइगन साहब के अचीवमेंट है जो कि न्यूटन साहब के नाम के अंदर में दब के रह गए थे। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बताया उन्होंने, रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताया। नेक्स्ट,
उसके बाद इन्होंने बताया इंटरफेरेंस के बारे में, उसके बाद इन्होंने क्या बताया, चौथा इंटरफेरेंस के बारे में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रूफ किया, पांचवा डिफ्रैक्शन प्रूफ किया, पांचवा क्या प्रूफ किया, डिफ्रैक्शन प्रूफ किया। ठीक है, ये सारे के सारे अचीवमेंट, डायरेक्ट लीनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रूफ हम हाइजेंस प्रिंसिपल से करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने इंटरफेरेंस भी डिटेल पढ़ाऊंगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हाइजेंस प्रिंसिपल से। फेलियर क्या है, फेलियर ये है, अगर हम इसके फेलियर के बारे में देखें, अगर हम हाइजेंस प्रिंसिपल के फेलियर के बारे में देखें तो इन्होंने पोलराइजेशन नहीं बताया। क्या नहीं बताया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट नहीं बताया। क्यों नहीं बता पाए, इसके पीछे भी एक कारण है। ये कह रहे हैं कि मैकेनिकल वेव है, लेकिन पोलराइजेशन किस वेव का होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। किस वेव का होता है, पोलराइजेशन कौन सा वेव शो करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चूंकि इन्होंने बोल दिया था कि मैकेनिकल वेव है, इसलिए ये पोलराइजेशन साबित नहीं कर पाए लाइट का। ठीक है, तो ये था वेव ऑप्टिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हाइजेंस प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन। कल से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। किसी को कोई अगर डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है, कोई अगर डाउट होगा कमेंट करना, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछना। ठीक है, इसी के साथ क्लास कंक्लूड करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।